जय हिंद। आज फूड सेफ्टी डे के लिए हम लोग यहाँ पे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में जो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई थी उसमें बहुत अच्छे लोगों से और बहुत एक्सपर्ट से मुलाकात हुई और एक शख्सियत से ऐसे यहाँ पे जुड़ाव हुआ जिनसे अगर हम बात नहीं करते तो ये कार्यक्रम शायद अधूरा रह जाता। और सर की सबसे पहले जो समाज को इन्होंने एक चेतना देने के लिए इस एज में और इस मौसम में यहाँ तशरीफ लाए, सैल्यूट है सर आपको। बहुत आभार हमारा चैनल और विभाग व्यक्त करता है राजबली सिंह जी, जो प्रोफेशन से, पेशे से एक अध्यापक रहे, फिर आपने एग्रीकल्चर पढ़ा, उसके बाद बीएससी किया, बीएससी के बाद बहुत से फूड प्रोसेसिंग, जो सर से ही हम पूछेंगे। आप हमारे लिए एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका यहाँ पे होना और जिनसे बात करना, जिनके तजुर्बे शेयर करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और सर की जो बातें, जो आवाज़ जिन लोगों तक पहुँचेगी वो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि प्रोफेशन से वो अध्यापक रहे हैं, तो जिस तरह से वो बता पाएंगे मैं उनके बातों को जरा सा भी इशारा नहीं दे सकता। सर बहुत स्वागत है आपका, प्रणाम। और आप अपने बारे में और अपने किए हुए कार्यों के बारे में थोड़ा सा बताइए हम लोगों को। मेरा संक्षिप्त परिचय ये है कि मैं कृषि स्नातक था, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स हमने फल संरक्षण, फल और सब्जी संरक्षण में किया। 25 साल में शिक्षण कार्य से जुड़ा रहा। उस समय जो शिक्षण कार्य यहाँ होता था हमारे इंस्टीट्यूट में, उसका नाम था फूड प्रिजर्वेशन एंड प्लानिंग इंस्टीट्यूट। इस इंस्टीट्यूट की स्थापना इसलिए की गई थी तत्कालीन दिनों में, समझिए सन 55-56 के आसपास, कि देश में फूड एंड वेजिटेबल पर आधारित उद्योगों की बड़ी कमी थी। उद्योगों में टेक्निकल तकनीकी ज्ञान या तकनीकी प्रशिक्षित व्यक्तियों की भी कमी थी। ऐसे प्रशिक्षित छात्रों को तैयार करना, उद्योगीकरण को बढ़ावा देना और उनका मार्गदर्शन करना, ये इस इंस्टीट्यूट का विशेष दायित्व था। और चूंकि मैं प्रशिक्षण से जुड़ा था, उसमें केवल 15 विद्यार्थी यहाँ प्रवेश पाते थे। अब आपको आश्चर्य होगा, सन 65 से सन 80 तक इस संस्थान से निकले हुए जितने विद्यार्थी थे, हमारे हिंदुस्तान के बड़ी बड़ी फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री में कार्य करते थे, चीफ केमिस्ट के पद पर, फूड प्रोसेसिंग मैनेजर के पद पर। और एक सबसे बड़ी अच्छी बात है कि कोई लड़का बेरोजगार नहीं रहा जब तक वो संस्थान में था। बहुत खूब। देखिए सर ने भी अपनी बातों में एक बात कही कि सन 1965 से, तो 1965 और ये 2022 चल रहा है, ये बहुत बड़ा पीरियड है। और 1965 से आज जिस हस्ती के हम तजुर्बे शेयर कर रहे हैं वो अपने आप में काबिले तारीफ चीज़ है। और आप सर की एज और हौसले देखिए, और हम लोगों का ये एक सौभाग्य है कि इस शख्सियत से हम लोग रूबरू हुए और हमारे चैनल को थोड़ा मौका मिला आपसे बात करने का। अब सर आगे की जो हमारी जनरेशन है, जो पीढ़ी है, उसके लिए कोई संदेश कि खाने पीने की चीज़ों को, और जो दौर एक आ गया है फास्ट फूड या दूसरे तरीके के खाना खाने के जो तरीके बदल गए हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे जिससे लोग स्वस्थ रहें और हमारी कम्युनिटी खुशहाल रहे? देखिए, फूड सेफ्टी जो शब्द है, फूड सेफ्टी का बहुत संक्षिप्त अर्थ होता है कोई खाद्य पदार्थ, ये हैजार्ड्स, हिंदी में उसको संकट भी कहते हैं। संकट, खाद्य संकट जरा उचित वर्ड में दिखाई पड़ता है। संदूषण भी शब्द इस्तेमाल करते हैं। फूड हैजार्ड ये कोई खाद्य पदार्थ फूड हैजार्ड से युक्त है तो अनसेफ माना जाएगा। यदि फूड हैजार्ड से मुक्त है तो वो सेफ फूड माना जाएगा, जो कि खाद्य खाने के योग्य है। अब अगला प्रश्न ये उठता है, फूड हैजार्ड्स किसे कहते हैं? इसकी 3 कैटेगरीज हैं, एक फिजिकल हैजार्ड्स, एक केमिकल हैजार्ड्स, एक माइक्रोबायोलॉजिकल हैजार्ड्स। फिजिकल हैजार्ड्स सब लोग जानते हैं, चावल महिलाएं बनाती हैं, घर में कंकड़ पत्थर मिलती हैं, ये इसको फिजिकल हैजार्ड्स कहते हैं। करेक्ट। दूसरा सबसे जो केमिकल हैजार्ड्स है, आज के युग में, आज के परिवेश में सबसे महत्वपूर्ण जो हैजार्ड्स है वो केमिकल हैजार्ड्स। इसमें 3 चीज़ें मुख्य आती हैं। एक तो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का जो व्यापक प्रयोग किया जा रहा है, वो फूड ग्रेन, सब्जी और फलों में
बहुत मात्रा में बिल्कुल लिमिट से बहुत ज़्यादा मात्रा में खाने की मेज तक पहुँच रही है। ये सबसे बड़ा हैजार्ड है। दूसरा, खाद्य कानून भारतवर्ष के अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक भी, अंतर्राष्ट्रीय कानून जिसको ISO कहा जाता है, उसमें 1005 केमिकल रसायनों को फूड पदार्थों में डालने की अनुमति दी गई है। हमारे यहाँ जो खाद्य कानून है उसमें 555 रसायनों के डालने की अनुमति दी गई है। लेकिन अगला प्रश्न उठता है कि ये जो रसायन है जिसको अनुमति दी गई डालने की, कैसे डाला जाए, कब डाला जाए, कितनी मात्रा में डालना जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और बिना तकनीकी प्रशिक्षित व्यक्तियों के द्वारा यदि यह कार्य किया जाता है तो फूड अनसेफ हो जाता है। तो दूसरा हुआ केमिकल हैजार्ड। और केमिकल हैजार्ड में चीज़ें और जुड़ जाती हैं जो आजकल मिलावट कर दे रहे हैं लोग। मिलावट में पैसे का ध्यान प्रमुख रहता है, हानिकारक तत्व को नहीं देखते। वो हानिकारक किस तरह, जैसे हमने सुना डिटर्जेंट खोआ में डालते हैं, जी दूध में डालते हैं, कितना हानिकारक पदार्थ है। तो इस तरह जो रसायन जानबूझ के डाले जा रहे हैं, कुछ तो अनजाने जा रहे हैं, कुछ जान के जाने जा रहे हैं, ये खाद्य पदार्थ को अनसेफ कर देते हैं। तो इसके ये दिवस मनाया जा रहा है, लोगों को जागरूक करने का दिवस है, चैतन्य करने का दिवस है, इससे वो बचें। तीसरा बिंदु आता है माइक्रोबायोलॉजिकल हैजार्ड। ये थोड़ा माइक्रोबायोलॉजिकल सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। किसके द्वारा पाए जाते हैं? जो खाद्य पदार्थ जमीन से जितना नजदीक जुड़ा हुआ होता है उसमें इनकी संख्या ज़्यादा होती है और ये बीमारी के भी कारण बनते हैं और शरीर में तरह तरह की बीमारियां भी पैदा करते हैं। और सबसे ज़्यादा इनका जो प्रयोग होता है, जो हम अपनी शब्दावली से व्यक्त करते हैं, वो करते हैं फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया, जो जहर पैदा करते हैं। दूसरा, ई कोलाई बैक्टीरिया के बारे में अक्सर चर्चा होती है, जो मल के द्वारा खाद्य पदार्थ में पहुँचते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजिकल हैजार्ड की बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है और उसमें सबसे डेंजरस पॉइंट है फूड पॉइजनिंग हैजार्ड। अरे वो फूड पॉइजनिंग जो बैक्टीरिया है, जिसमें दो नाम ले सकता हूँ क्या? जी। जैसे क्लास्ट्रीडियम बोसुलिनम, इसका 1 मिलीग्राम आदमी की जान लेने के लिए होता है। सल्मोनेला है, सल्मोनेलासिस बीमारी होती है इसके द्वारा। स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया है। इसी तरह मोल्ड भी हैं, कुछ वायरस भी हैं जो खाने को कंटेमिनेट करते हैं, उनको हम माइक्रोबायोलॉजिकल श्रेणी में लाते हैं। इसके द्वारा भी खाद्य पदार्थ अनसेफ बनता है। इनसे बचने का क्या तरीका है? अब प्रश्न अगला ये उठता है कि इन तीनों हैजार्ड से खाने को हम सेफ कैसे बचाएं। इसके लिए खाने को हम सेफ कैसे बचाएं, इसके लिए हर देश में फूड कंट्रोल, नेशनल फूड कंट्रोल प्रोग्राम चलाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल फूड कंट्रोल चलाए जाते हैं। इसमें मैं 2 चीज़ का उल्लेख करना चाहूँगा। यहाँ पर विश्व स्तर पर ISO, FAO, WHO के द्वारा मिली हुई एक संस्था बनाई गई है, उसको कहते हैं कोडेक्स एलिमेंट्री कमीशन। उस कमीशन में विश्व के 190 देश भागीदार हैं, जिसमें भारत भी एक सदस्य राष्ट्र है। ये जो बॉडी है, ये पूरे विश्व में विभिन्न प्रकार के हैजार्ड जो खाने पीने के पदार्थों में आ रहे हैं, इसको कैसे रोका जाए, इसके ऊपर चिंतन मनन साल 2 साल में एक बार मीटिंग होती है। उसके लिए गाइडलाइंस वहाँ से इश्यू किया जाता है। और इस संस्था के द्वारा एक प्राइवेट NGO है जिसका नाम ISO, स्विट्जरलैंड बेस्ड NGO है, उनको मार्गदर्शन दिया जाता है। वो स्टैंडर्ड तैयार करते हैं, फूड स्टैंडर्ड्स को कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी, पर इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छोड़ के राष्ट्रीय स्तर की बात कर लें। राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल फूड कंट्रोल में गवर्नमेंट ने सब कानूनों को समाप्त करके एक कानून लागू कर दिया है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। इसमें 2 शब्द हैं, पर देखिएगा जी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड। ऑब्जेक्ट क्या है? नागरिकों को पौष्टिक, होलसम और सेफ फूड प्रोवाइड करना। किसके द्वारा? हैसप एक शब्द आया है इसमें, हैसप की व्याख्या अभी बाद में करेंगे। इसके द्वारा सेफ फूड का ऑब्जेक्ट रखा गया। अब इसमें 2 पॉइंट हैं, सेफ एंड स्टैंडर्ड, सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड। सेफ्टी किसे कहते हैं? सेफ्टी में जिन हैजार्ड्स का मैंने उल्लेख किया है, ये खाद्य पदार्थ, जो खाद्य पदार्थ इन हैजार्ड्सों से मुक्त हैं, उसको हम सेफ की कैटेगरी में लाए हैं। उसमें उल्लेख है फूड एक्ट में। क्या एक्ट में उल्लेख है? इंसेक्टिसाइड की सीमा कितनी हो खाद्य पदार्थ में, ट्रेसेस जो मात्रा आते हैं, मेटल कंटेमिनेंट्स की मात्रा कितनी होनी चाहिए, एफ्लोटॉक्सिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, अल्कोलाइड की मात्रा कितनी होनी चाहिए। इसमें हमारी बॉडी जितनी मात्रा रिलीज करती है
उसको एक्सेप्टेबल लिमिट कहते हैं, और एक्ट में उसकी मैक्सिमम लिमिट डिफाइन है और ppm है, पार्ट्स पर मिलियन। तो ये तो हुआ सेफ फूड की कहानी है। और इसी सेफ फूड में जो सबसे बड़ा पॉइंट आता है माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेमिनेशन का। माइक्रोबायोलॉजिकल कंडीशन में मैं एक चीज़ आपको उल्लेख करूँगा, मिल्क में एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। मिल्क में 25 ml में एक बैक्टीरिया भी, एक स्ट्रेन भी क्लास्ट्रीडियम बोसोनाइनम का, सैल्मोनेला का, स्टेफिलोकोकस का एक बैक्टीरिया भी नहीं पाया जाना चाहिए। ये स्टैंडर्ड है। और खाद्य पदार्थ में बिल्कुल नहीं पाया जाना चाहिए। ई कोलाई की मात्रा बिल्कुल डिफाइन, ई कोलाई बैक्टीरिया बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा है। एक पॉइंट यहाँ मैं मजबूत कहना चाहूँगा, आम पब्लिक के डिसीजन ले चुके हम मीडिया के हैं। गांव में मोदी ने शौचालय बहुत बनवाए जी। खाद्य पदार्थ में पानी की भी गणना की जाती है जी। मैं गांव में जाता हूँ लेक्चर लेने, हमने एक चीज देखा है क्योंकि मीडिया में इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। शौचालय बनाए गए सर, लोगों के पास जमीन बहुत लिमिटेड है जी। शौचालय का गड्ढा खोद दिया गया बगल में जी। पानी की सुविधा, नल से हर गाँव घर में लोग पानी प्रयोग करते हैं। बगल में हैंड पाइप लगा है, जो पानी पर्कुलेट हो रहा है जिसमें कोलाई बैक्टीरिया तरह तरह के हार्मफुल केमिकल्स जा रहे हैं, वही पानी घूम करके हैंड पाइप की तरफ पीने के लिए आ रहा है। ये बहुत बड़ा पब्लिक हैजार्ड होने जा रहा है हिंदुस्तान में, जिस पर हमारी फूड अथॉरिटी को और सरकार को ध्यान देना चाहिए, जो मेरे दिमाग में आगे बात। तो फूड एक्ट में 2 पॉइंट मैंने बताया। एक तो सेफ्टी जी, एक पार्ट हो गया जिसमें आपको मैंने बताया इंसेक्टिसाइड, केमिकल्स और अन्य सब चीजें जो है। दूसरा सबसे बड़ा टॉपिक स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड किसे कहते हैं? मानक। मानक किसे कहते हैं? मानक एक लाइन में आपको समझा दूं। मानक का मतलब होता है, पुलिस भर्ती में आप जाते हैं तो मानक दिया जाता है कि आपकी 5 फीट 6 इंच लंबाई होनी चाहिए, चेस्ट इतना होना चाहिए। लड़कों को नापा जाता है, ये जो वो स्टैंडर्ड को फुलफिल करते हैं वो क्वालिफाई करते हैं। करेक्ट। जो नहीं क्वालिफाई करते हैं, अब प्रश्न ये है, मान लिया आपने दूध को पकड़ा, आपका तो साहब दूध एडिटेड, दूध नहीं ठीक है, कैसे आपका दूध नहीं ठीक है? इसके लिए मानक गवर्नमेंट ने बनाए साइड के द्वारा कि दूध में फैट की परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, 9.5% कितना होना चाहिए। एक भिन्न भिन्न जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं मिल्क के, वो डिफाइन उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। जैसे दूसरा एग्जाम्पल मसाले का ले लीजिए, गेहूं के आटे को ले लीजिए, मैदा को ले लीजिए, सिरका को ले लीजिए, हर चीज का स्टैंडर्ड डिफाइन है। कोई ट्रेडर कितना भी होशियारी करे बनाने, लेकिन वो पकड़ा जाएगा। क्यों? कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कंपोजिशन उस पदार्थ का जब टेस्ट किया जाएगा तो उस टेस्ट के द्वारा प्राप्त रिजल्ट को उस स्टैंडर्ड के द्वारा तुलना की जाती है। और डिविएशन फ्रॉम उस स्टैंडर्ड से दूरी कितनी है, कितना फुलफिलमेंट वो पदार्थ कर रहा, कितना नहीं कर रहा, इस आधार पर उस खाद्य पदार्थ को हम कहेंगे सब स्टैंडर्ड। इसीलिए आधुनिक जो फूड एक्ट बनाया गया है उसमें एडल्ट्रेशन सब खत्म कर दिया है। पहले था फूड प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1955। आधुनिक जो एक्ट आया फूड सेफ्टी एक्ट 2006, उसमें ये डिफाइन किया गया है कि कोई पदार्थ सब स्टैंडर्ड है कि स्टैंडर्ड है। रिजल्ट में हमें अब नहीं लिखा जाता एडल्ट्रेटेड है, ये लिखा जाता है दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड इन व्हाट सेंस? आइदर इट कंटेन्स metal poisoning or other chemicals in more amount than defined in the act। और दूसरा जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए उससे डिविएशन दूरी है, इसलिए वो सब स्टैंडर्ड हुआ। अकॉर्डिंग टू डिविएशन, अकॉर्डिंग टू द डिविएशन जो उसमें पेनाल्टी का प्रोविजन। करेक्ट। तो सर इसमें ये जैसे आपने ये इतनी डिटेल में चीजें बताई, तो विभागों में इसकी बुकलेट्स वगैरह भी सारी अवेलेबल होती होंगी कि जो भी लोग जैसे भी बना रहे हैं वो क्या मानक को फॉलो करें। थोड़ा सा आप क्षमा करिएगा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, क्षमा करिएगा। देखिए फूड एक्ट जो बनाया गया है, पहले समझिए उसको। आम सवाल यह है कि आम पब्लिक, आम जनता, जिसको गरीब जनता, पढ़ा लिखा जनता आप कह सकते हैं, वो कैसे समझे कि हमारे लिए एक खाद्य पदार्थ सेफ है नुकसान से। उसके लिए गवर्नमेंट ने विभिन्न प्रकार के लोगोज, चिन्ह दिए हैं, क्वालिटी मार्क उसको कहते हैं। इस क्वालिटी मार्क में एग मार्क भी आता है, आपने देखा ISO भी आता है, जिसमें ISI जब लिखा जाता है, ISO इंटरनेशनल मार्क है। यदि कोई सामान विदेश में भेजते हैं तो ISO मार्क। हिंदुस्तान में FSSAI ने लोगो दिया है, और लोगों में FSSAI एक्ट में जब किसी मैन्युफैक्चरर को लाइसेंस दिया जाता है तो उसे अपेक्षा की जाती है उस कानून में दिए गए प्रोविजन को पूरा मानेगा वो,
और उस कानून में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उसमें लेबलिंग एंड पैकेजिंग एक्ट है। लेबल्स के ऊपर उस फूड का कंपोजिशन एंड एवरीथिंग इज डिस्क्राइब्ड ऑन द लेबल इटसेल्फ। क्यों? ये लोगों ने चिन्ह जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया, ये आम उपभोक्ता को आश्वस्त करता है कि जो सामान आप खरीद रहे हैं वो खाने योग्य है, विश्वास करने योग्य है। एक्ट की यही महत्ता है। और सेफ्टी फूड खाने के लिए आप कुछ भी नहीं जाने तो जब कोई खाद्य पदार्थ पैक्ड आप इस्तेमाल करें तो लोगों को नहीं। करेक्ट। यानी कि ये जितनी भी सबसे महत्वपूर्ण बातें हुई उसमें सबसे पहले कंज्यूमर को जागरूक होना पड़ेगा कि वो लेबल्स को देखें। और हेल्थ एक ऐसी चीज है कि अगर नहीं मालूम है तो थोड़ा बहुत हेल्थ के बारे में आप पढ़ाई भी करें, देख भी लें कि क्या चीज हमें खाने लायक है, क्या नहीं खाना है, क्यों खाना है, कैसे खाना है, और इसको देखते हुए आगे अपनी लाइफ में उन खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करें। सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आपकी इतनी कीमती जानकारी हम लोगों के लिए बहुत काम आएगी और आगे के लिए भी हम आपसे मिलते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। नमस्कार।